दोस्तों, आप सभी को पंकज सिन्हा का नमस्कार। दोस्तों, आपके सामने मैं एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूं जिसमें कि प्लाज्मा थेरेपी इन कोविड पेशेंट्स, इसके बारे में डिटेल में आप जानेंगे कि क्या ये प्लाज्मा थेरेपी इफेक्टिव है, था या होगा, और एक्चुअली में प्लाज्मा थेरेपी क्या है और ये किस तरीके से वर्क करता है। तो दोस्तों, अभी हम कुछ मिनटों में ये जानेंगे कि प्लाज्मा थेरेपी एग्जैक्टली क्या है। अभी हम आगे बढ़ते हैं, उसके पहले हमें यह समझना होगा कि अल्टीमेटली प्लाज्मा होता क्या चीज है। दोस्तों, अगर आपको याद होगा तो पीछे हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें ब्लड के बारे में पूरी डिटेल थी। अगर आप जानना चाहते हैं पूरी डिटेल ब्लड के बारे में तो आप उस वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं। मैं इसमें लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहां से देख सकेंगे। दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, प्लाज्मा एग्जैक्टली क्या है, कैसे है, उसके पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा कि आपने देखा होगा कि जब भी कोई टेस्ट किया जाता है तो डॉक्टर आपके हाथ को यहां पर से टाइट करते हैं एंड जो यहां पर नसें दिखाई दे रही है उसमें से थोड़े से ब्लड सैंपल लेते हैं और उसको एक कंटेनर में लेकर के बाद में जब वो अपने लेबोरेटरी में जाते हैं तो एक मशीन के द्वारा, जिसे कि हम सेंट्रीफ्यूगल मशीन कहते हैं, उसमें तेज गति से घुमाई जाती है। अब जब तेज गति से घुमाई जाती है और फिजिक्स का एक सिद्धांत है कि जो भारी चीजें हैं वो नीचे बैठ जाएगा और जो हल्की चीजें हैं ऊपर की तरफ आ जाएगा। जैसे कि आपने घरों में भी देखा होगा दही से मक्खन निकालना, तो जब तेज गति से हाथ से हिलाते हैं दही को तो उसका जो मक्खन हल्का वाला पार्ट है ऊपर की तरफ आ जाता है। यही करीब करीब सेम प्रक्रिया यहां लगाई जाती है। अंतर यही होता है कि यहां पर एक सेंट्रीफ्यूगल मशीन होती है जिसकी स्पीड निर्धारित होती है एंड आप यहां पे देख रहे हो जो सेलुलर पार्ट कंपोनेंट है ब्लड का, जैसे इरिथ्रोसाइट एंड बाकी चीजें, आरबीसी जिसको कहते हैं इरिथ्रोसाइट को, वो नीचे की तरफ आ जाएगा एंड ऊपर की तरफ प्लाज्मा रह जाता है। इसके बारे में डिटेल हम फ्यू स्लाइड्स में जानेंगे और अगर आपको और भी जानना है तो जैसा मैंने कहा आप पीछे मेरे वीडियो को देख सकेंगे। दोस्तों, एक छोटी सी बात मैं आपको यहां पर हिंट देना चाहता हूं जो कि इस टॉपिक से कोई रिलेशन नहीं है, बट कई जो फिजिक्स के स्टूडेंट होंगे उन्हें प्लाज्मा समझ में आता होगा। एक प्लाज्मा मैटर का स्टेट भी है, जैसे कि हम लोग अभी तक सब जानते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसके अलावा एक और स्टेट है मैटर का, वो है प्लाज्मा स्टेट। जब हम सॉलिड को हीट करते हैं तो लिक्विड फॉर्म में बदलता है, लिक्विड को और फर्दर हीट करेंगे तो गैस में बदलेगा, और गैस को फर्दर अगर हम इलेक्ट्रिक मीडियम के द्वारा आयनाइजेशन कर देंगे तो प्लाज्मा स्टेट में चला जाएगा। और उसी तरीके से रिवर्स भी पॉसिबल है, जिसका अलग अलग नाम दिया गया है। सॉलिड से लिक्विड होने को मेल्टिंग कहते हैं, लिक्विड से गैस में जाने को वेपोराइजेशन कहते हैं, गैस को आयनाइजेशन कहते हैं जब प्लाज्मा स्टेट में जाता है। तो दोस्तों, जस्ट यह एक हमने आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्लास के रूप में बताया कि ये प्लाज्मा से कंफ्यूज नहीं होना है। प्लाज्मा थेरेपी मतलब ऐसा नहीं कि प्लाज्मा टीवी का जरूरत पड़ गया कोविड पेशेंट को, ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट आपको कंफ्यूज ना हो इसलिए ये चीज दिया गया है। प्लाज्मा ब्लड की कंपोनेंट के बारे में कहा गया है कोविड पेशेंट में। अभी दोस्तों थोड़ा सा आपको रिकैप कराना चाहूंगा कि ब्लड का आखिर में कंपोनेंट किस तरीके से हमारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। आप एक समझो कि एक इंसान की 100% बॉडी वेट है, जो भी किलोग्राम का हो, उसमें अदर फ्लूइड एंड टिश्यू का वेट 92% होगा एंड ब्लड जो है हमारा इंक्लूडिंग प्लाज्मा वो 8% के बराबर होगा। अब इस 8% को अगर हम 100% मान लें तो उसमें ब्लड प्लाज्मा 55% होगा और अदर एलिमेंट 45% होगा। दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हमारा जो खून है उसका 55% ब्लड प्लाज्मा है। उस ब्लड प्लाज्मा को फर्दर अगर हम 100% मान लें तो 91.5% वाटर है और करीब करीब 7% प्रोटीन है एंड रिमेनिंग सॉल्यूट्स के रूप में होते हैं 1.5%। अब ये पानी है समझो, लेकिन इसमें जो बहुत सारे मटेरियल है जो हमारे लिए जरूरी है और जो अभी कोविड के पेशेंट में यूज किया गया इस प्लाज्मा को, क्योंकि इसी के अंदर में एंटीबॉडी भी होते हैं। दोस्तों, इसके अलावा आप देखो कि ये जो अदर पार्ट है जिसमें कि सेलुलर कंपोनेंट कहेंगे, उसमें क्या क्या आएगा, आरबीसी आएगा, डब्ल्यूबीसी आएगा और प्लेटलेट्स आएगा। इन सबों में आरबीसी सबसे ज्यादा होगा, करीब करीब आप मान के चलो 45% है तो 44% तो आरबीसी ही रहेगा और 1% में ये दोनों रहेंगे, प्लेटलेट्स एंड
व्हाइट ब्लड सेल्स। चलिए आज हम इसके बारे में ज्यादा विस्तृत जानकारी नहीं लेते हैं। अगर आप जानना ही चाहोगे तो फिर से मैं कुछ नया वीडियो बनाएंगे, तब आपको बता देंगे। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब इसी जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आपने अभी अभी देखा, उसको एक समराइज व्यू में हम देखते हैं। लाइक अगर ब्लड की बात की जाए तो सेल और लिक्विड दो तरह के पार्ट हैं। सेलुलर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स हैं। लिक्विड प्लाज्मा का पार्ट है जो कि 45 एंड 55-54 के रेशियो में डिवाइडेड है। अब इसमें प्लाज्मा जो था उसमें मोस्टली वाटर है। बाकी आपने देखा कि आरबीसी जो सेलुलर पार्ट है उसका सबसे ज्यादा परसेंटेज है, 45% प्लस। सो यानी कि टोटल ब्लड का वॉल्यूम 99% प्लस तो केवल लिक्विड और आरबीसी का ही है। अब आरबीसी के काम क्या है? तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट काम है आरबीसी का, हमारा शरीर में जो हम सांस लेते हैं उस ऑक्सीजन को कैरी करना। किसके द्वारा? हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है, उसके द्वारा हमारे सारे शरीर के सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है। डब्ल्यूबीसी एक अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ब्लड का कंपोनेंट है जो कि हमारे शरीर में इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, एलर्जी के ऊपर काम करते हैं। और दोस्तों यहां पे याद रखना, डब्ल्यूबीसी एंटीबॉडी प्रोडक्शन में मदद करता है, यानी कि एंटीबॉडी की निर्माण कार्य में डब्ल्यूबीसी का हेल्प होता है। लेकिन जब एक बार डब्ल्यूबीसी बन गया तो यहां से डब्ल्यूबीसी एंटीबॉडी बन गया तो डब्ल्यूबीसी का रोल खत्म हो जाता है और वो प्लाज्मा में स्टोर होकर रहता है। तो यहां पर आप बिल्कुल अंतर समझ गए होंगे कि डब्ल्यूबीसी हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, वेयर एज प्लाज्मा मेक्स द स्टोरेज ऑफ द एंटीबॉडी। प्लेटलेट्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारे ब्लड की क्लॉटिंग में मदद करता है। ज्यादा क्लॉटिंग भी सही नहीं है, कम क्लॉटिंग भी सही नहीं है। यह एक पूरी अपने आप में बुक है, साइंस है, जो कि हम फर्दर कभी जानेंगे। नाउ लिक्विड पार्ट प्लाज्मा कंसिस्ट 92% ऑफ द वाटर एंड एज वी ऑलरेडी इन्फॉर्म टू यू दैट दे स्टोर एंटीबॉडीज, some enzymes, protein and exchange of carbon dioxide to lungs happen because of plasma। दोस्तों यहां पे याद रखना है, अभी आपको मैंने पहले बताया आरबीसी ऑक्सीजन कैरी करता है, बट कार्बन डाइऑक्साइड कौन कैरी करेगा? तो वह प्लाज्मा कंपोनेंट से कैरी होकर के लंग्स को वापस मिल जाता है और लंग्स वायुमंडल में हवा में वापस छोड़ देता है सांस के द्वारा। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा, एंटीजेन, पैथोजेन और एंटीबॉडी, ये तीन शब्द आपको बार बार आते हैं, इसलिए इसकी बेसिक कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। जैसे आप समझो यह एक पूरा का पूरा बीमारी है, यह एक कोरोना ही वायरस है समझो। तो क्या पूरा का पूरा कोरोना वायरस एक बीमारी है? तो इसको हम पैथोजेन कहेंगे, यानी कि कोई बीमारी पैदा करने वाला ऑर्गेनिज्म है। वो बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, फंजाई भी हो सकता है, पैरासाइट भी इवन हो सकता है। तो ये पूरा का पूरा पैथोजेन इसे कहा गया है। इस पैथोजेन में कुछ पार्ट होते हैं जो एक्चुअली बीमारी क्रिएट करते हैं, जैसे कि कोरोना की केस में इसके जो स्पाइक्स प्रोटीन हैं यह बीमारी पैदा करते हैं। इसे बायोलॉजी में एंटीजेन कहेंगे। सो ये एंटीजेन हुआ, ये ओवरऑल पूरा का पूरा जीव है जो कि पैथोजेन है। और इस एंटीजेन के अगेंस्ट में हमारी बॉडी जो प्रतिरोधक क्षमता बनाती है उसे एंटीबॉडी कहते हैं। होप एक पार्ट काफी क्लियर हो गया होगा। एंटीबॉडी को बायोलॉजी में नॉर्मली उल्टे वाई या सीधे वाई के रूप में दर्शाया गया है और ये कई तरह के होते हैं। आपको दोस्तों याद होगा हमने इम्यूनिटी पार्ट 1, इम्यूनिटी पार्ट 2 दो अलग अलग वीडियो बनाए हैं जो कि अपलोडेड है, आप उसको जरूर देख सकते हैं, जो कि इम्यूनिटी के बारे में आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर कर देगा। जस्ट आपके इंटरेस्ट के लिए यहां पर मैं बता देता हूं कि 5 तरह के एंटीबॉडी हमारे शरीर बनाती है, जिसको एक शॉर्ट फॉर्म में द गेम के रूप में याद कर सकते हैं, जिसको आईजी कहते हैं। एंटीबॉडी को शॉर्ट फॉर्म में आईजी कहते हैं। अब उसका नाम ऐसे होता है आईजीडी, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीई। इतने सारे तरह के एंटीबॉडी हमारे शरीर में बनता है जो अलग अलग काम करते हैं। यह भी अपने आप में एक पूरा चैप्टर है जो कि हमने काफी कुछ इसमें लिया जा चुका है इम्यूनिटी पार्ट में। सो हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नाउ प्लाज्मा थेरेपी, व्हाट, व्हाई एंड हाउ।
दोस्तों आपको याद होगा कि बहुत पहले ट्रेडिशनल थेरेपी के रूप में इसे यूज किया जाता था, जैसे कि स्पेनिश फ्लू 1918 में जब आया था तो ये काफी प्रचलन में आया प्लाज्मा थेरेपी। स्वाइन फ्लू 2009 में आया, उसमें भी यूजफुल था। मर्स 2012 में आया, जो कि करीब करीब अपने कोविड के ही फैमिली का बीमारी था, उसमें भी इसे उपयोग किया गया। इबोला जो 2014 में आया था, उसमें भी प्लाज्मा थेरेपी यूज किया गया। नाउ क्यों प्लाज्मा थेरेपी देना जरूरी था और है, इसलिए क्योंकि देखो इन्फेक्शियस डिजीज जब कोई उसमें भी नया हो तो हर साइंटिस्ट, हर डॉक्टर चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इससे रोकथाम हो, पेशेंट को बचाया जाए। प्रोसीजर सेम प्रोसेस, ब्लड को लेकर सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस से प्लाज्मा को अलग कर लेंगे, जिसको सेपरेट कर लेते हैं प्लाज्मा, और रेस्ट पार्ट को अच्छे वाले हॉस्पिटल वापस रिटर्न पेशेंट में दे देते हैं। नॉर्मली यह सारी जगह सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, बट मोस्टली जो बड़े हॉस्पिटल हैं, बड़े सेंटर हैं, वहां पर प्लाज्मा के अलावा जो भी कंपोनेंट एक्स्ट्रा है वो रिटर्न कर दिया जाता है पेशेंट को। यानी रिटर्न कर दिया जाता है बैग में दे करके नहीं, वापिस उसको जिस तरह से निकाला गया था उसी तरीके से उसके ब्लड में ट्रांसफ्यूज कर दिया जाता है। अब इसे कैसे किया जाएगा? सो देखो, कोई एक पेशेंट है जिसको कि कोरोना हुआ था और वो ठीक हो गया है। ठीक हो जाने के 10-15 दिनों के बाद उसके शरीर में एंटीबॉडी बन चुकी होती है, और बी पेशेंट है जिसे जरूरत है, तो इसकी प्लाज्मा को उसको दिया जा सकता है। यस, इसके लिए इसके पहले जरूरी कुछ टेस्टिंग जरूर है, उसका ब्लड ग्रुप मैच होना चाहिए, ए नंबर जो पेशेंट्स है उसको किसी भी तरह की बीमारी नहीं होनी चाहिए, कोई दूसरे इन्फेक्शियस डिजीजेस नहीं होनी चाहिए, तो बिल्कुल दे सकता है। एंड इसको आईसीएमआर ने अप्रूव किया था, बट आईसीएमआर ने कहा था दिस इज नॉट एट ऑल ए ट्रीटमेंट, बट दिस इज ए साइंटिफिक गेसवर्क एंड ऑफ लेवल परमिशन दिया था। इसके अलावा अगर इसको किसी पेशेंट को देना है तो पेशेंट और उसके रिलेटिव का कंसेंट लेना जरूरी था। एक और बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है यहां पे, कि अगर पेशेंट 0 से 7 डेज में है तभी यह कारगर था, यानी कि प्लाज्मा थेरेपी शुरुआत के दिनों में देने की जरूरत है। इसका साइंस है बॉस, समझो। जब आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज नहीं है तभी तो आपको बना हुआ पेशेंट का एंटीबॉडीज की जरूरत है। अगर आपके बॉडी में एंटीबॉडीज है ही है तो बाहर से देने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप यहां पे देखो कि कई इसको मिसयूज किए हैं लोगों ने। और मिसयूज कैसे किए हैं? पेशेंट 15 दिन हो गया, 20 दिन हो गया, उसको ऑक्सीजन सिचुएशन बहुत ही नीचे चला गया है, लंग्स उसको पूरा डैमेज हो चुका है, फाइब्रोसिस हो चुका है, अब उसको प्लाज्मा थेरेपी दी जा रही है, जो कि बिल्कुल ही इनएप्रोप्रिएट है और इसका कोई साइंटिफिक वैल्यू नहीं है। पेशेंट को तब की हाइपोक्सिया हो रहा है, जब ना कि इस तरह का ट्रीटमेंट की कोई जरूरत है। अब एक और आईसीएमआर ने कहा कि हाई टाइटर प्लाज्मा वाले ही पेशेंट को चुना जाना चाहिए। हाई टाइटर का मतलब क्या है कि 1 ml में कितने एंटीबॉडी है, बट इसकी कोई वैल्यू उन्होंने तय नहीं करी। 1 भी हो सकता है और 1000 भी हो सकता है। कई डॉक्टर जो कि दिन रात कोविड के पेशेंट देख रहे हैं, उनके सैंपल साइज में, उनके सैंपल में देखा गया 1 ml में 2000 से 3000 से ज्यादा एंटीबॉडी बने हुए हैं। बट डॉक्टर अपने हिसाब से अंदाजा लगा के कि इसके टाइटर कैसा है उस हिसाब से यूज करते हैं। अब हम आगे आते हैं दोस्तों कि प्लाज्मा थेरेपी पिछले 17 तारीख के आसपास आईसीएमआर ने मई महीने में इसको डिसकंटिन्यू करने का नोटिफिकेशन दे दिया। अब इसके पीछे कई कारण हैं, उस कारण को हम समझते हैं। उस कारण में एक रीजन था रीइंफेक्शन का, इनएप्रोप्रिएट यूज हुए, हैरेसमेंट हो रहा था, रिस्क ऑफ द वेरिएंट, जो कि उन्होंने ये केवल एक परिकल्पना की है, हो सकता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट नो साइंटिफिक बैकअप। दोस्तों इंडिया में यह ट्रायल किया गया, आईसीएमआर प्लेसिड ट्रायल कहते हैं। 464 पेशेंट इसमें लिए गए और एक कब किया गया था? 22/4/2020 से लेकर के 14/7/2020 तक किया गया, यानी 3 महीने की ट्रायल थी। टोटल 464 पेशेंट, 39 डिफरेंट हॉस्पिटल्स को इन्वॉल्व किया गया था, जिसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों के थे, और आईसीएमआर के द्वारा किया गया था। एंड पॉइंट इसमें था आइदर डेथ और सीवियरिटी, 2 चीज को एनालिसिस किया जा रहा था। दोस्तों जो रिपोर्ट्स आई है वो बहुत ही चौंकाने वाली थी। 464 पेशेंट्स में से 235 पेशेंट्स को प्लाज्मा थेरेपी यानी पीटी, प्लाज्मा थेरेपी का शॉर्ट फॉर्म यहां मैंने लिखा है,
प्लाज्मा थेरेपी दिया गया एंड 229 को स्टैंडर्ड ऑफ केयर ट्रीटमेंट दिया गया। कहीं भी दोनों में ऐसा कोई अंतर नहीं था, सेम टाइप के पेशेंट थे। तब उसमें यह देखा गया कि आइदर डेथ या सिवियरिटी 44 इस आर्म में मिले गए 44 पेशेंट, और इसमें 41 परसेंटेज भाई देखे तो 19% और 18% है टोटल सैंपल साइज का। यानी कि इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि आप प्लाज्मा थेरेपी दो या ना दो, दोनों स्थिति में एंड रिजल्ट एक ही मिल रहा है। इसके बाद एक बहुत बड़ी ट्रायल हुई जो पब्लिश भी हुई, ब्रिटिश जर्नल है द लैंसेट। द लैंसेट में 11,558 पेशेंट में यह ट्रायल किया गया। सैंपल साइज टोटल था 16,287। 177 नेशनल हेल्थ स्कीम हॉस्पिटल जो इंग्लैंड में है उनके द्वारा किए गए। 28/5/2020 से 15/1/2021 तक ट्रायल चला गया। इलिजिबल पेशेंट जैसा कि मैंने बताया 11,558 इलिजिबल पेशेंट थे, उन पे ट्रायल किया गया, जिसमें से 5,795 को प्लाज्मा थेरेपी दिया गया, 5,763 को स्टैंडर्ड ऑफ केयर ट्रीटमेंट दिया गया। दोस्तों रिजल्ट आप देखेंगे तो इसमें से 24% पेशेंट डेथ की तरफ चले गए इस आर्म में जिसमें प्लाज्मा थेरेपी दिया गया था, यानी 1,399, और इसमें 1,408 पेशेंट। परसेंटेज वाइज देखेंगे तो दोनों 24% है। तो इसका एक कहने का मतलब हुआ कि प्लाज्मा थेरेपी देने से भी डेथ बेनिफिट तो हमने कुछ भी नहीं किया। दूसरा इसमें ट्रायल का एक पॉइंट था कि कितने पेशेंट सीरियस कंडीशन में चले जाते हैं, तो यह भी दे पाया गया कि 29% इस वाले आर्म में सीरियस चले गए और इस वाले आर्म में भी 29% चले गए। एक और पॉइंट था कि कितने परसेंटेज पेशेंट को कितना दिन लगा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने में, तो इस वाले आर्म में 12 दिन लगा और इस वाले में 11 दिन। यानी कि जिसको कुछ प्लाज्मा थेरेपी नहीं दिया गया एक दिन घर जल्दी पहुंच गए, जबकि जिसको प्लाज्मा थेरेपी दिया गया उसको एक दिन का एक्स्ट्रा दिन भी वेस्ट हुआ। तो लैंसेट ने यह करीब करीब कह दिया कि प्लाज्मा थेरेपी कोविड पेशेंट में कोई उपयोग नहीं रखता है। तो इसके बाद हमारे आईसीएमआर ने भी यह डिसाइड किया कि हम लोग भी इसे प्रोटोकॉल से बाहर कर देते हैं। इसी दौरान में हमारे देश के 18 डिफरेंट प्रोफेशनल्स, जिसमें डॉक्टर, साइंटिस्ट, हॉस्पिटल चलाने वाले लोगों ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ, आईसीएमआर चीफ और एम्स डायरेक्टर को एक लेटर लिखा, जिसमें इन्होंने ये चीजें बंद करने के लिए तत्काल प्रभाव से मना करने के लिए कहा। और उन्होंने एक पॉइंट और कहा कि इम्यूनोसप्रेस्ड जो पेशेंट्स है ऑलरेडी, जो किसी भी तरह से इम्यूनोसप्रेस्ड दवाइयां खा रहे हैं पहले से, जैसे कि किडनी ट्रांसप्लांट वाले, हार्ट ट्रांसप्लांट वाले, लंग्स ट्रांसप्लांट वाले, लीवर ट्रांसप्लांट, उन पेशेंट में यह भी पाया गया कि नए तरह के वेरिएंट यानी वायरस कोरोना उत्पन्न होने की संभावना है। इसकी अभी बहुत बृहत स्टडी नहीं हुई है, बट उन्होंने संभावना व्यक्त किया है। इसके वजह से इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। दोस्तों होप यह टॉपिक आपको मैं समझा पाया हूं, क्लियरली आपको बताने की कोशिश किया हूं। दोस्तों हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड अपने दोस्तों में शेयर करें। फिर से मैं मिलता हूं जल्दी ही आपके साथ। धन्यवाद। थैंक यू।